दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान जिसे लोग पागल, सनकी और बेवकूफ के नाम से जानते हैं, लेकिन पूरे दिल्ली सल्तनत में इकलौता एक ऐसा सुल्तान था जो पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा विद्वान था। और तुगलक वंश में एक ऐसा सुल्तान था जिसे लोग पागल के नाम से जानते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ तुगलक वंश की, लेकिन उस सुल्तान के बारे में जानने से पहले तुगलक वंश का जो मेन फाउंडर है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरीमैन यूट्यूब चैनल। तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। गयासुद्दीन तुगलक के पिता एक कराना तुर्क थे और उसकी माँ पंजाब की एक जाट थी, इसलिए तुगलक वंश को कराना तुर्क भी कहा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक बहुत बड़ा सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, जिन्होंने कई मंगोल आक्रमण को हराया। इसी वजह से गयासुद्दीन तुगलक को मलिक उल गाजी की उपाधि दी गई थी। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक हुआ, जिन्होंने सबसे पहले गाजी की उपाधि धारण की थी। और दिल्ली में तुगलकाबाद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने ही किया है। और गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान हुआ जिन्होंने किसानों की सिंचाई के लिए नहर की सुविधा का उपलब्ध करवाया। फिर गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल का अभियान किया और उसे जीत लिया। तो जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल को पराजित करके वहां पर अपना शासन करके वापस बंगाल से लौट रहा था, तो उन्होंने बिहार के हरि सिंह देव को हराकर वहां पर भी अपना शासन कर लिया और फिर बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। बंगाल और बिहार को जीतने की खुशी में गयासुद्दीन तुगलक ने लकड़ी के बने बहुत बड़े भवन में अपना एक जश्न का इंतजाम किया और ये भवन लकड़ी का बना हुआ था। जश्न के दौरान इस महल में एक पागल हाथी घुस आती है, जिसके कारण ये लकड़ी का बना हुआ महल गिर जाता है और इसी लकड़ी के बने महल में गयासुद्दीन तुगलक दबकर मर जाते हैं। और आपने एक लाइन सुनी होगी, हुजून दिल्ली दूरस्त। ये लाइन गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया ने किया था। निजामुद्दीन औलिया एक बहुत बड़े सूफी संत थे। तो जब गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को मारने की धमकी दी थी, तो निजामुद्दीन औलिया ने ही गयासुद्दीन तुगलक को कहा था, हुजून दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। इसका मतलब कि मुझे मारने में तुम्हें 7 जन्म लग सकते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक के मरने के बाद अब एंट्री होती है मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक अपना शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक को जुना खान के नाम से भी जाना जाता था। एडवर्ड थॉमस नामक विद्वान ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहकर पुकारा। और एल्फिस्टन नामक विद्वान ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश है। और इतना ही नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधी तत्वों का मिश्रण भी कहा जाता है। वो इसलिए कि मोहम्मद बिन तुगलक बगैर कुछ सोचे समझे किसी पर भी आक्रमण कर देते थे, चाहे वो निर्दोष हो या दोषी हो। और जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक को ही माना जाता है। और इतना ही नहीं, इन्हें बुद्धिमान मूर्ख शासक भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी रणनीति ऐसी होती थी कि लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था कि ये क्या कर रहे हैं। ये कुछ भी करने से पहले किसी से सलाह नहीं लिया करता था, क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा था और बहुत विद्वान था। तो इन्हें लगता था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब सही है, लेकिन इसका उल्टा इसके साथ हो जाता था। एक कहावत है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप कोयले में भी हाथ डालेंगे तो वो हीरा बन जाता है, और जब आपकी किस्मत खराब हो तो आप हीरे में भी हाथ डालेंगे तो वो कोयला बन जाता है। तो इसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक के साथ यही होता था। और दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार अगर किसी ने किया है और किसी के शासन काल में हुआ है, वो मोहम्मद बिन तुगलक है। और उसका ठीक उल्टा कि दिल्ली सल्तनत में अगर सबसे ज्यादा बार किसी के शासन काल में दिल्ली पर आक्रमण हुआ है, दिल्ली सल्तनत पर हमला हुआ है, तो वो भी मोहम्मद बिन तुगलक है। ये जितना अच्छा करते थे उसका उल्टा ठीक उसे मिलता था। और इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक का एक अच्छा कैरेक्टर ये आता है कि पूरे दिल्ली सल्तनत का जितना भी सुल्तान हुआ, उन सब में से मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान है जिन्होंने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो राजस्थान के अजमेर में है, वहां पर जाने वाला सबसे पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ही है। अब मोहम्मद बिन तुगलक को पागल और मूर्ख क्यों कहा जाता है, पहले मैं उसका काम आपको गिनाता हूँ। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने उस समय जो दोआब के क्षेत्र में टैक्स लिया जाता था, उस टैक्स को बढ़ाकर 50% कर दिया। मतलब 50% टैक्स मोहम्मद बिन तुगलक लिया करता था। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कर को 50% कर दिया तो लोगों को ये बात बुरी लगने लगी और वो देने से मना करने लगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक जबरदस्ती किसानों से टैक्स वसूला करता था, जिस कारण मोहम्मद बिन तुगलक को लोग थोड़ा सा भी पसंद नहीं करते थे। और मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहने के पीछे जो सबसे बड़ा काम मोहम्मद बिन तुगलक का पता है क्या है? वो ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 से 27 ईस्वी में अपनी राजधानी को परिवर्तन किया।
अब राजधानी को परिवर्तन करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना दिमाग लगाया, वो ठीक सोच कर ही किया था, लेकिन वो जो भी करता था उसका उल्टा उसके साथ हो जाता था। एक तो टैक्स के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली की जनता पसंद नहीं करती थी, और दूसरा कारण ये था कि मोहम्मद बिन तुगलक मंगोल आक्रमण से बचने के लिए उन्होंने राजधानी को परिवर्तन करने का फैसला लिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। अब दिल्ली से दौलताबाद आने में बीच में मरुस्थल पड़ता है, उसके बाद नर्मदा नदी पड़ती है, उसके बाद ताप्ती नदी पड़ती है, उसके बाद सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत, इन सब को पार करके दौलताबाद आना पड़ता था। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद ले आया तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बहुत सारे कम लोग थे, क्योंकि जब दिल्ली से चला था तो उसके पीछे दिल्ली की बहुत सारी जनता थी, लेकिन दौलताबाद पहुंचते पहुंचते जनता बहुत कम हो गई, 1/4 के बराबर बच गई। उन्होंने अपने सेनापति से पूछा कि और लोग कहाँ चले गए, तो सेनापति ने कहा कि वो लोग मर गए। जब गर्मी का सबसे खतरनाक सीजन होता है उस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो गर्मी के कारण और बीच में इतनी सारी नदी और पहाड़ियां पर्वत को पार करते करते आधे से ज्यादा लोग मर गए। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला कि आधे से ज्यादा लोग मर गए तो उन्होंने सोचा कि भाई ये गलत हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब राजधानी यहाँ नहीं रहेगी, यहाँ आने के कारण मेरी आधी से ज्यादा जनता मर गई। तो उन्होंने कहा कि अब फिर दौलताबाद से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करेंगे। तो फिर उन्होंने दौलताबाद से दिल्ली अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। फिर जाते जाते दिल्ली पहुंचते पहुंचते जो जनता बची थी वो भी मर गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति और उसके आक्रमणकारी बहुत गुस्सा हो गए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि इन सबको शांत करने का एक ही तरीका है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सारे सेनापति को कहा कि अब मुझे ईरान पर आक्रमण करना होगा। ईरान पर आक्रमण करने के बहाने अपने सारे सेनापति को उसमें फंसा दिया, और मोहम्मद बिन तुगलक ने ईरान पर आक्रमण करने के लिए अपनी 3 लाख की फौज बनाई और अपने सारे फौज को अगले 1 साल का वेतन दे दिया कि किसी को 1 साल तक अपने घर नहीं जाना है। तो इसी तरह से जब 8 महीना बीत गया तो उसके सारे सेनापति एकदम तैयार थे कि अब मुझे आदेश मिलेगा तो अब मैं ईरान पर हमला करूंगा। लेकिन देखते देखते जब महीने का 12वां महीना चल रहा था तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति ने मोहम्मद बिन तुगलक से कहा कि सुल्तान अब मुझे आदेश दीजिए कि अब मैं ईरान पर आक्रमण करूं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर एक चाल चला कि वो ईरान पर आक्रमण करने के बजाय ईरान के सुल्तान से जाकर दोस्ती कर लिया। तो ये बात जब मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति को पता चली तो वो और ज्यादा मोहम्मद बिन तुगलक पर गुस्सा हो गए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सेनापति को शांत करने के लिए तो उन्होंने कराचील नामक एक स्थान है उस पर आक्रमण करने को कहा अपने सेनापति से। और कराचील भारत से हिमालय पर्वत के उस पार है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की सेना कराचील जाते जाते पर्वत के उस पार ही दम तोड़ दिया, क्योंकि इतनी ठंड थी उस समय कि मोहम्मद बिन तुगलक की कोई सेना ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाई। और मोहम्मद बिन तुगलक की पागलपन की एक तो हद ही पार हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील भी कहा जाता है। स्वप्नशील इसलिए कहा जाता था कि मोहम्मद बिन तुगलक अगर सोते सोते ये सपना देख ले कि मुझ पर किसी राज्य का राजा आक्रमण करने वाला है तो वो सपने से उठकर उस पर आक्रमण कर देता था। एक बार मोहम्मद बिन तुगलक सोते सोते ये सपना देख लिया कि टैक्स बहुत कम लगाया है मैंने। तो उसने सोकर जैसे उठा तो अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बोला कि मेरा कागज कलम लेकर आओ। और कागज कलम लेकर जैसे ही मंत्री आया तो उन्होंने टैक्स को 50% बढ़ा दिया। तो ये थी मोहम्मद बिन तुगलक की पागलपन था। और मोहम्मद बिन तुगलक कोई कम पढ़ा लिखा नहीं था, वो इतना पढ़ा लिखा था कि पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान अगर कोई है तो वो मोहम्मद बिन तुगलक है। और मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा सुल्तान है जिसने अकेले 22 से 26 भाषाओं का ज्ञान हासिल किया था। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा मूर्ख शासक कहा जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अफ्रीका के मोरक्को का यात्री था जिसका नाम था इब्न बतूता। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और ये भी बहुत पढ़ा लिखा विद्वान था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की मूर्खता ये थी कि वो अपने अलावे किसी दूसरे से सलाह नहीं लिया करता था। और किताबुल रहला अरबी भाषा में लिखी हुई एक यात्रा वृत्तांत है, एक कहानी है जिसे इब्न बतूता ने ही लिखा है। और फिर सिंध के क्षेत्रों में जब मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह होना शुरू हो गया तो उस विद्रोह को दबाने के लिए जब मोहम्मद बिन तुगलक गए वहां तो वो बीमार पड़ गए और इन्हीं बीमारी के कारण मोहम्मद बिन तुगलक की 1351 ईस्वी में मौत हो गई। और जब मोहम्मद बिन तुगलक मरा तो इतिहासकार बदायूनी ने अपने कहानी में ये लिखा कि राजा को प्रजा और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। पूरी दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक के इन हरकतों से परेशान थी, क्योंकि ये अपने काम को करने के लिए किसी से नहीं पूछता था, इन्हें जो अच्छा लगता था वही करता था।
और ये जो भी काम करता था इसका ठीक उल्टा मोहम्मद बिन तुगलक के साथ हो जाता। तो इसलिए पूरी दिल्ली की जनता मोहम्मद बिन तुगलक से परेशान थी। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर एक पहली वीडियो आप तक पहुँचे और आप एक अच्छी नॉलेज ले सकें।